आज की कहानी है पापा की शादी। अंशिका जानती थी कि उसके पापा ने सिर्फ उसकी खातिर दूसरी शादी नहीं की, लेकिन इतने बरसों बाद उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचकर मनोरमा के साथ उनकी घनिष्ठता बढ़ती देख अंशिका के मन में पापा के लिए नफरत क्यों पनपने लगी। आज बेटी ने वो सब देखा जिसकी देखने की कल्पना वो कभी भी नहीं कर सकती थी। कॉलेज से घर लौटते समय अंशिका को डैडी अपने कार में एक बेहद खूबसूरत औरत के साथ बैठे दिखाई दिए। जिस अंदाज में वो औरत डैडी से बात कर रही थी, उसे देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि वो डैडी के बेहद करीब थी। 10 साल पहले जब मेरी माँ की मृत्यु हुई थी, तब सारे रिश्तेदारों ने डैडी को दूसरा विवाह करने की सलाह दी थी, लेकिन डैडी ने सख्त मना करते हुए कहा था कि मैं अपनी बेटी अंशिका के लिए दूसरी माँ किसी भी सूरत में नहीं लाऊंगा, और डैडी अपने वादे पर अब तक कायम रहे थे। लेकिन आज अचानक ऐसा क्या हो गया जो वो एक औरत के करीब होकर मेरे वजूद की उपेक्षा कर रहे थे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मम्मी और डैडी के बीच कभी नहीं बनी थी। मम्मी के खानदान के मुकाबले में डैडी के खानदान की हैसियत कम थी, इसलिए मम्मी बात बात पर अपनी अमीरी के किस्से बयां करके डैडी को मानसिक पीड़ा पहुंचाया करती थी। मेरी समझ में आज तक ये बात नहीं आई कि जब डैडी और मम्मी के विचार आपस में नहीं मिलते थे, तब डैडी ने उन्हें अपनी जीवन संगिनी क्यों बनाया था। कॉलेज से घर आते ही मैं अपने कमरे में आ गई और अपने आंसुओं से तकिए को भिगोने लगी। 5 बजे के आसपास डैडी का फोन आया तो मैं अपने गुस्से पर जबरन काबू पाते हुए बोली, डैडी इस वक्त आप कहाँ हैं? बेटे इस वक्त मैं अपनी कार ड्राइव कर रहा हूँ। डैडी बड़े प्यार से बोले, आपके साथ कोई और भी है? मैंने शक भरे अंदाज में पूछा। अरे तुम्हें कैसे पता चला कि इस समय मेरे साथ कोई और भी है? डैडी हंसते हुए बोले, हाँ मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ, इसलिए मुझे आपके बारे में सब पता चल जाता है। बताइए कौन है आपके साथ? देखा तुमने मनोरमा, मेरी बेटी मेरे बारे में हर खबर रखती है। मुझे समझते देर नहीं लगी कि डैडी के साथ कार में बैठी औरत का नाम मनोरमा है। जनाब, यहाँ आप गलत फरमा रहे हैं। डैडी के मोबाइल से मुझे एक औरत की खनकती आवाज सुनाई दी। अब वो आपकी नहीं, मेरी भी बेटी है। उस औरत का ये शब्द जहरीले तीर की तरह मेरे सीने में लगा। एकाएक मेरे दिमाग की नसें तनने लगी और मेरा जी चाहा कि मैं सारी दुनिया को आग लगा दूं। अंशिका बेटे, तुम लाइफ पर तो हो ना? मुझे डैडी का बेफिक्री से भरा स्वर सुनाई दिया। हाँ, मैं बेजान स्वर में बोली, डैडी ये सब क्या हो रहा है? आपके साथ कौन है? बेटे मैं तुम्हें घर आकर सब बताता हूँ। इसी के साथ डैडी ने फोन काट दिया और मैं सोचती रह गई कि ये मनोरमा कौन है, ये डैडी के जीवन में कब और कैसे आ गई। 7 बजे शाम को काकी माँ ने मुझे उठाया और चिंतित स्वर में बोली, बेटी अंशिका क्या बात है, आज तुमने चाय नहीं पी? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? काकी माँ मेरी तबीयत ठीक है। डैडी आ गए? मैंने पूछा। हाँ, और वो तुम्हें बुला रहे हैं। उन्होंने कहा है कि तुम अच्छी तरह से तैयार होके आना। इतना कहकर काकी माँ कमरे से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद मैं ड्राइंग रूम में आई तो मुझे सोफे पर वही औरत बैठी दिखाई दी जिसे आज मैंने डैडी के साथ उनकी कार में देखा था। मनु, ये है मेरी बेटी अंशिका। डैडी उस औरत से मेरा परिचय कराते हुए बोले। ना चाहते हुए भी मेरे हाथ नमस्कार करने की मुद्रा में जुड़ गए। जीती रहो। वो खुद ही उठकर मेरे करीब आ गई और फिर मेरा चेहरा अपने हाथों में लेकर उन्होंने मेरे माथे पर एक प्यारा चुम्बन अंकित कर दिया। अगर मेरी कोई बेटी होती तो वो बिल्कुल तुम्हारे जैसी होती। सच में तुम बहुत प्यारी हो। मनु, ये भी तो तुम्हारी बेटी है। डैडी हंसते हुए बोले। डैडी के ये शब्द पिघले शीशे की तरह मेरे कानों में उतरते चले गए। मेरा जी चाहा कि मैं अपने कमरे में जाऊं और खूब फूट फूट कर रोऊं। आखिर डैडी ने मेरे विश्वास का खून जो किया था। बेटी तुम करती क्या हो? मनोरमा जी ने मुझे अपने साथ बैठाते हुए पूछा। उस वक्त मेरी हालत बड़ी अजीब सी थी। जिस औरत से मुझे नफरत करनी चाहिए थी, वो औरत मेरे वजूद पर अपने आप छाती जा रही थी। काकी माँ देखो तो कौन आया है। डैडी ने काकी माँ को आवाज दी। मैं जानती हूँ कौन आया है। काकी माँ ने वहाँ चाय की ट्रॉली के साथ कदम रखा। अरे काकी माँ आप? मनोरमा उन्हें देखते ही खड़ी हो गई। चाय की ट्रॉली मेज पर रखकर काकी माँ उनकी तरफ बढ़ी। फिर दोनों प्यार से गले मिली तो मैं दोनों को उलझन भरी निगाहों से देखने लगी। मनोरमा का इस घर से पूर्व में गहरा संबंध था, ये बात तो मैं समझ गई थी, लेकिन कोई ठोस प्रमाण मेरे हाथों में नहीं आ रहा था। काकी माँ आप इन्हें जानती हैं? मैंने हैरत भरे स्वर में काकी माँ से पूछा। काकी माँ के बोलने से पहले ही डैडी बोल पड़े।
बेटी मनोरमा जी का इस घर से गहरा संबंध रहा है। हम दोनों एक ही स्कूल और एक ही कॉलेज में पढ़े हैं। तभी मनोरमा जी ने डैडी को इशारा किया तो डैडी ने फौरन अपनी बात पलटी और सबको चाय पीने के लिए कहने लगे। अब मेरी समझ में कुछ कुछ आने लगा था कि मम्मी डैडी के बीच ऐसा क्या था जो वो एक दूसरे से बात करना तो दूर देखना तक पसंद नहीं करते थे। निसंदेह डैडी शादी से पहले इसी मनोरमा जी से प्यार करते थे। चाय पीने के दौरान मैंने मनोरमा जी से काफी बातें की। वो हर विषय पर खुलकर बोल सकती थी। उनकी नॉलेज को देखकर मेरी उनके प्रति कुछ देर पहले जमी नफरत की बर्फ तेजी से पिघलने लगी। उनकी बातों से मुझे ये भी पता चला कि वो एक प्रोफेसर थी। कुछ साल पहले उनके पति का देहांत हो गया था। उनका अपना इकलौता बेटा सलिल था जो बिजनेस के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए लंदन गया हुआ था। रात का डिनर करने के बाद जब मनोरमा जी गई तो मैं अपने कमरे में आ गई। मैंने कहीं पढ़ा था कि कुछ औरतों की भ्रुकुटियों में संसार भर की राजनीति की लिपि होती है। जब उनकी पलकें झुक जाती हैं तो ना जाने कितने सिंहासन उठ जाते हैं और जब उनकी पलकें उठती हैं तो ना जाने कितने राजवंश गौरव से गिर जाते हैं। मनोरमा जी भी शायद उन्हीं औरतों में से एक थी। तभी डैडी ने दूसरी शादी न करने की कसम जो खाई थी उसे आज वो तोड़ने के लिए हरगिज तैयार नहीं होते। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि इस उम्र में डैडी मनोरमा जी से शादी करके दीन दुनिया की नजरों में उपहास का पात्र बने। सुबह टेलीफोन की घंटी से मेरी आंख खुली। मैंने फोन उठाया तो मुझे मनोरमा जी की मधुर आवाज सुनाई दी। स्वीट बेबी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं आंटी जी, मैं जरा संभल कर बोली। आज मेरे कॉलेज की छुट्टी थी इसलिए मैं देर तक सोने का मजा लेना चाह रही थी। इसका मतलब मैंने तुम्हारी नींद में खलल डाला। सॉरी बेटे। नहीं आंटी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। कहिए कैसे याद किया? आज तुम्हारी छुट्टी है तो तुम मेरे घर आ जाओ, हम खूब बातें करेंगे। सच कहूँ तो बेटे कल तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा था, लेकिन आंटी डैडी की इजाजत के बिना मैंने अपना वाक्य जानबूझकर अधूरा छोड़ दिया। तुम्हारे डैडी से मैं बात कर लूंगी, वो बड़े हक से बोली। वो मना नहीं करेंगे। उस पल जहन में एक ही सवाल परेशान कर रहा था कि जिससे मुझे बेहद नफरत होनी चाहिए थी, मैं धीरे धीरे उसके करीब क्यों होती जा रही हूँ। लगभग 1 घंटे बाद मैं मनोरमा जी के सामने थी। उन्होंने पहले तो मुझे गले लगाया, फिर बड़े प्यार से सोफे पर बिठाया। इसके बाद वो मेरे लिए नाश्ता बनाकर लाई। नाश्ते के दौरान मैंने उनसे पूछा, आंटी मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आपसे मिले हुए मुझे अभी सिर्फ 1 ही दिन हुआ है। सच कहूँ तो मैं कल से सिर्फ आपके बारे में ही सोचे जा रही हूँ। अगर आप मुझे पहले मिल जाती तो कितना अच्छा होता। ये कहकर मैं उनके घर को देखने लगी। उनका सलीका और हुनर ड्राइंग रूम से बेडरूम तक हर जगह दिखाई दे रहा था। हर चीज करीने से रखी हुई थी। उनका घर इतना साफ सुथरा और खूबसूरत था कि वो मुझे मोहब्बतों का आईना जान पड़ा। उनके सलीके और हुनर को देखकर मेरे दिल में एक हुक सी उठ रही थी। मैं सोच रही थी काश उनके जैसी मेरी माँ होती। तभी मेरी आंखों के सामने मेरी मम्मी का चेहरा घूम गया। मेरी मम्मी एक मगरूर औरत थी। उन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर वक्त डैडी से लड़ते हुए बिताया था। मेरी मम्मी ने बेशक मेरे डैडी के शरीर पर कब्जा कर लिया था, लेकिन वो उनके दिल में जगह नहीं बना पाई थी जो कि एक स्त्री अपने पति के दिल में बनाती है। अब मनोरमा जी की जिंदगी एक खुली किताब की तरह मेरे सामने आ गई थी। उनके दिल के किसी कोने में मेरे डैडी के लिए जगह जरूर थी, लेकिन उन्होंने डैडी से शादी क्यों नहीं की थी, ये बात मेरी समझ से बाहर थी। शाम होते ही डैडी मुझे लेने आ गए। रास्ते में मैंने उनसे पूछा, डैडी अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? डैडी ने बड़ी हैरानी से मुझे देखा, फिर आहत भाव से बोले, बेटे मैंने आज तक तुम्हारी किसी बात का बुरा माना है जो आज तुम ऐसी बात कह रही हो? तुम जो पूछना चाहती हो पूछ सकती हो, मैं तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगा। आप मनोरमा जी से प्यार करते हैं ना? मैंने बिना किसी भूमिका के कहा। डैडी पहले काफी देर तक चुप रहे, फिर एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोले, ये सच है कि एक वक्त था जब हम दोनों एक दूसरे को हद से ज्यादा चाहते थे और हमेशा के लिए एक दूसरे का होने का फैसला कर चुके थे। ऐसी बात थी तो आपने एक दूसरे से शादी क्यों नहीं की? क्योंकि तुम्हारे दादा ने मुझसे मनोरमा से शादी करने से मना किया था। तब मैंने अपने माँ बाप की मर्जी के बिना घर से भागकर मनोरमा से शादी करने का फैसला किया, लेकिन उस वक्त मनोरमा ने मेरा साथ नहीं दिया था। मैंने तब मनोरमा को काफी समझाया, लेकिन वो नहीं मानी, इसलिए हमें एक दूसरे की जिंदगी से दूर जाना पड़ा। कुछ दिन पहले वो मुझे एक पार्टी में नहीं मिलती तो मैं उसे तुम्हारी मम्मी कभी नहीं बना पाता। आज की तारीख में उसका एक ही लड़का है जिसे मनोरमा के तुम्हारी मम्मी बनने से कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन डैडी मुझे ऐतराज है, मैं कड़े स्वर में बोली। क्यों? डैडी की भौहें तन उठी। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपकी
की जग हंसाई हो, मुझे किसी की परवाह नहीं है। डैडी सख्ती से बोले, तुम्हें मेरा कहा मानना ही होगा। तुम अपने को दिमागी तौर पर तैयार कर लो, कुछ ही दिनों में वो तुम्हारी मम्मी बनने जा रही है। उस वक्त मुझे अपने डैडी एक इंसान न लगकर एक हैवान लगे थे, जो दूसरों की इच्छाओं को अपने नुकीले नाखूनों से नोच नोच कर तार तार कर देता है। 2 दिन पहले ही मनोरमा जी का इकलौता बेटा सलील लंदन से वापस लौटा तो उन्होंने उससे सबसे पहले मुझे मिलवाया। सलील के बारे में मैं केवल इतना ही कहूंगी, वो मेरे सपनों का राजकुमार है। मैंने अपने जीवन साथी की जो कल्पना की थी वो बिल्कुल हूबहू सलील जैसा ही था। कितनी अजीब बात है, जिस बाप को शादी की उम्र की दहलीज पर खड़ी अपनी औलाद के हाथ पीले करने के बारे में सोचना चाहिए, वो बाप अपने स्वार्थ के लिए अपनी औलाद की खुशियों का खून करके अपने सिर पर सेहरा बांधने की सोच रहा है। आज मनोरमा जी खरीदारी के लिए मुझे अपने साथ ले गई थी। मैं उनके साथ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन डैडी के कहने पर मुझे उनके साथ जाना पड़ा। शॉपिंग के दौरान जब मनोरमा जी ने एक नई नवेली दुल्हन के कपड़े और जेवर खरीदे तो मुझे उनसे भी नफरत होने लगी थी। मैंने मन ही मन निश्चय कर अपनी डायरी में लिख दिया कि जिस दिन डैडी अपने माथे पर सेहरा बांधेंगे उसी दिन इस घर से मेरी अर्थी उठेगी। आज मुझे अपने नसीब पर रोना आ रहा है और हंसना भी। रोना इस बात पर आ रहा है कि जो मैंने सोचा था वो हुआ ही नहीं और जो मैंने नहीं सोचा वो हो गया। ये बात मुझे पता चल गई थी कि डैडी को मनोरमा आंटी मेरी माँ बनाने का फैसला आगे आने वाले दिन 28 नवंबर को करना था और ये विवाह बहुत सादगी से गिने चुने लोगों के बीच ही होना था। 28 नवंबर को सुबह होते ही मैंने खुदकशी करने की पूरी तैयारी कर ली थी। मैंने सोचा कि डैडी जैसे ही मनोरमा आंटी के साथ साथ फेरे लेंगे वैसे ही मैं अपने कमरे में आकर पंखे से लटक कर फांसी लगा लूंगी। दोपहर को जब मैं अपने कमरे में मायूस बैठी थी तभी काकी माँ ने कुछ सामान के साथ वहां कदम रखा और धीमे स्वर में बोली, ये कपड़े तुम्हारे डैडी की पसंद के हैं, जो कि उन्होंने मनोरमा बेटी से खरीदवाए थे। उन्होंने कहा है कि तुम जल्दी से ये कपड़े पहनकर नीचे आ जाओ। मैं काकी माँ से कुछ पूछ पाती उससे पहले ही वो कमरे से बाहर निकल गई और कुछ लड़कियां मेरे कमरे में आकर मुझे संवारने लगी। थोड़ी देर बाद मैंने ड्राइंग रूम में कदम रखा तो वहां काफी मेहमान बैठे थे। मेहमानों की गहमा गहमी देखकर मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मैं सोफे पर बैठी ही थी कि वहां मनोरमा जी आ गई। उनके साथ सलील नहीं आया था। अमित, हमें इजाजत है? उन्होंने डैडी से पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये रही तुम्हारी अमानत, इसे संभाल कर रखिएगा, डैडी भावुक स्वर में बोले। तभी वहां सलील ने कदम रखा जो दूल्हा बना हुआ था। मेरा सिर घूम गया। मैंने उलझन भरी निगाहों से डैडी की तरफ देखा तो वो मेरे करीब आकर बोले, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं मनोरमा आंटी को तुम्हारी मम्मी बनाऊंगा। आज से मनोरमा आंटी तुम्हारी मम्मी है, इन्हें हमेशा खुश रखना। एकाएक मेरी रुलाई फूट पड़ी। मैं डैडी के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। इसके बाद पवित्र अग्नि के साथ फेरे लेकर मैं सलील की हमसफर और मनोरमा जी की बेटी बन गई। आशा करती हूँ आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।